नमस्कार साथियों, मेरा नाम है अक्षय और आपका स्वागत है दृष्टि आईएएस की इस नई वीडियो में। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कुछ शब्दों का जिक्र किया गया है। इन्हीं शब्दों में से एक है गणराज्य यानी रिपब्लिक। भारत एक गणराज्य है, रिपब्लिक स्टेट है। मतलब कि भारत का हेड ऑफ स्टेट एक चुना हुआ व्यक्ति होता है। हेड ऑफ स्टेट का जो पद है वो किसी इलेक्टेड कैंडिडेट को दिया जाता है। भारत में इसी पद को राष्ट्रपति के नाम से जाना जाता है। पर क्या आप जानते हैं भारत में राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है? आज इस वीडियो में हम इसी प्रक्रिया को समझने की कोशिश करेंगे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं और सबसे पहले वीडियो की रूपरेखा को समझ लेते हैं, यानी उन बिंदुओं की बात कर लेते हैं जिनके माध्यम से हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। तो इस वीडियो में सबसे पहले हम खबर यानी न्यूज़ को देखेंगे। इसके बाद जानेंगे कि राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित संवैधानिक और कानूनी प्रावधान क्या हैं। साथ ही इसमें अप्रत्यक्ष चुनाव और निर्वाचक मंडल की क्या भूमिका होती है, इलेक्टोरल कॉलेज में कौन कौन लोग शामिल होते हैं, इसे भी समझने की कोशिश करेंगे। साथ ही राष्ट्रपति के चुनाव की विधि, पद्धति या मेथड क्या होता है, किस तरह से राष्ट्रपति का चुनाव आयोजित किया जाता है, और राष्ट्रपति के चुनाव में जीतने के लिए किसी व्यक्ति को राष्ट्रपति बनने के लिए कितने वोटों की जरूरत होती है, इसको भी जानेंगे। अंत में एक प्रश्न पर बात करेंगे। प्रश्न प्रीलिम्स का है और आप इसे इस वीडियो में बताए गए तथ्यों के आधार पर सॉल्व करने की कोशिश कर सकते हैं। ये पूरा विषय सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 2 से संबंधित है और आप इसे भारतीय राज्य व्यवस्था, संसद, संघवाद और चुनाव जैसे खंडों से जोड़कर देख सकते हैं। वीडियो शुरू करते हैं और सबसे पहले आज की खबर देख लेते हैं, यानी आज की न्यूज़ देख लेते हैं। आज की हमारी न्यूज़ इंडियन एक्सप्रेस के एक्सप्लेन्ड सेक्शन से है। खबर है हाउ द प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड, यानी राष्ट्रपति का चुनाव किस तरह से किया जाता है। हालिया खबर यह है कि हमारे जो मौजूदा राष्ट्रपति हैं उनका कार्यकाल समाप्त होने वाला है और इसी को देखते हुए चुनाव आयोग ने जल्द ही चुनाव कराने की घोषणा की है और इस घोषणा के मुताबिक जल्द ही 18 जुलाई को नए राष्ट्रपति के लिए चुनाव आयोजित किए जाएंगे और इसी वजह से ये पूरी खबर चर्चा में है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं और सबसे पहले राष्ट्रपति के चुनाव को लेकर जो संवैधानिक प्रावधान है, जो कानूनी प्रावधान है, जो नियम है, उन्हें समझ लेते हैं। तो भारतीय संविधान में अनुच्छेद 54 से लेकर अनुच्छेद 58 तक राष्ट्रपति के चुनाव को लेकर प्रावधान किए गए हैं। संविधान के अनुच्छेद 54 के मुताबिक राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान कौन करेगा, इसको लेकर बताया गया है कि कौन कौन इस इलेक्टोरल कॉलेज में शामिल होगा। अनुच्छेद 55 इस बात को लेकर प्रावधान करता है कि राष्ट्रपति के चुनाव की विधि क्या होगी, मेथड क्या होगा। इसके अलावा अनुच्छेद 56 राष्ट्रपति के पद के कार्यकाल की बात करता है। इसके अलावा अनुच्छेद 57 ये हमें बताता है कि राष्ट्रपति पुनर्निर्वाचन के लिए पात्र हैं या नहीं। साथ ही अनुच्छेद 58 राष्ट्रपति के रूप में चुने जाने के लिए क्या क्या योग्यताएं हैं, क्या क्या योग्यताएं इस एक व्यक्ति को पूरी करनी चाहिए, इसके लिए प्रावधान करता है। इसी संविधान के मुताबिक जो भारतीय राष्ट्रपति का चुनाव है वो चुनाव आयोग द्वारा आयोजित किया जाता है, इलेक्शन कमीशन द्वारा आयोजित किया जाता है। राष्ट्रपति के चुनाव के अलावा चुनाव आयोग भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव, राज्यसभा का चुनाव, विधानसभाओं का चुनाव और जो लोकसभा का चुनाव होता है उसे भी आयोजित करता है। भारतीय संविधान में जो प्रावधान है उसके अलावा भारतीय संविधान में ये भी कहा गया है कि अगर संसद को लगता है कि राष्ट्रपति के चुनाव के लिए कुछ नए नियम, कुछ नए कानून लाने की जरूरत है तो उसके लिए भी संसद को शक्ति दी गई है और इसी शक्ति का उपयोग करते हुए संसद ने राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति चुनाव अधिनियम 1952 पारित किया है। इस अधिनियम के मुताबिक कोई भी व्यक्ति जो राष्ट्रपति के रूप में चुनाव लड़ना चाहता है, राष्ट्रपति के पद के लिए चुनाव लड़ना चाहता है, उसे कम से कम 50 प्रस्तावकों और 50 समर्थकों के समर्थन की जरूरत होगी। यानी उसे निर्धारित करना होगा कि तकरीबन 100 लोग जो राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल हैं वो उसके समर्थन में हैं, वो उसका साथ दे रहे हैं। यानी ऐसा ना हो कि वो व्यक्ति चुनाव में खड़ा हो जाए और कोई उसको मत ही ना दे, क्योंकि पहले ऐसा कई बार देखने को मिल चुका है। इसीलिए इतना सख्त नियम निर्धारित किया गया है। तो ये तो हुआ राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित कानूनी प्रावधान। अब राष्ट्रपति के चुनाव के निर्वाचक मंडल यानी इलेक्टोरल कॉलेज में कौन कौन लोग शामिल होते हैं, इलेक्टोरल कॉलेज क्या होता है, इसको जान लेते हैं। तो भारतीय संविधान के मुताबिक जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है वो अप्रत्यक्ष तरीके से होता है, इनडायरेक्ट तरीके से होता है। यानी आम लोग राष्ट्रपति के चुनाव में प्रत्यक्ष तौर पर हिस्सा नहीं लेते हैं, राष्ट्रपति के चुनाव के लिए प्रत्यक्ष मतदान नहीं करते हैं, बल्कि उन लोगों द्वारा चुने गए कुछ प्रतिनिधि, कुछ खास लोग इस प्रक्रिया में हिस्सा लेते हैं और इन्हीं खास लोगों के समूह को इलेक्टोरल कॉलेज यानी निर्वाचक मंडल कहा जाता है। अब निर्वाचक मंडल के बारे में और ज्यादा विस्तार से बात करने से पहले हम ये जान लेते हैं कि राष्ट्रपति का चुनाव आखिर अप्रत्यक्ष तरीके से क्यों होता है, प्रत्यक्ष तरीके से क्यों नहीं होता। तो भारतीय राज्य व्यवस्था के मुताबिक, जो भारत की पॉलिटी है उसके मुताबिक जो राष्ट्रपति होता है वो भारत का केवल एक नॉमिनल हेड होता है, केवल एक नामात्र का प्रमुख होता है। वहीं जो प्रमुख शक्तियां हैं, जो पावर्स हैं, वो प्रधानमंत्री के नेतृत्व में मंत्रिमंडल में निहित होती हैं।
ऐसे में जब संविधान निर्माता इस पूरी प्रक्रिया को लेकर विचार विमर्श कर रहे थे तो उनका मानना था कि क्योंकि राष्ट्रपति भारत का केवल एक औपचारिक प्रमुख है तो उसके चुनाव के लिए हमें प्रत्यक्ष प्रक्रिया की जरूरत नहीं है, क्योंकि प्रत्यक्ष प्रक्रिया में काफी ज्यादा खर्च आता है। इसीलिए राष्ट्रपति के चुनाव के लिए अप्रत्यक्ष प्रक्रिया को अपनाया गया है। अब निर्वाचक मंडल इलेक्टोरल कॉलेज के बारे में जान लेते हैं। इसमें कौन कौन से लोग शामिल होते हैं इस पर बात कर लेते हैं। तो साल 1992 से पहले इसमें राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, यानी जो भी राज्य थे उनकी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल होते थे। इसके अलावा संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य शामिल होते थे। लेकिन 1992 में स्थिति बदल गई। 1992 में 70वां संविधान संशोधन लागू किया गया और इस 70वें संविधान संशोधन के मुताबिक अब दिल्ली और पुदुचेरी की जो विधानसभा हैं उनके प्रतिनिधि भी इस प्रक्रिया में हिस्सा ले सकते हैं। यानी वर्तमान समय में राज्यों की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, दिल्ली और पुदुचेरी की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, इसके अलावा संसद के दोनों सदनों यानी राज्यसभा और लोकसभा के निर्वाचित सदस्य इस प्रक्रिया में हिस्सा ले सकते हैं। राष्ट्रपति की चुनाव का जो इलेक्टोरल कॉलेज है उसमें हिस्सा ले सकते हैं। तो कौन लोग हैं जो इस प्रक्रिया में हिस्सा नहीं ले सकते हैं? तो राज्यसभा, लोकसभा और विधानसभाओं के जो मनोनीत सदस्य होते हैं, जो नॉमिनेटेड सदस्य होते हैं, वो इस प्रक्रिया में हिस्सा नहीं ले सकते हैं। इसके अलावा राज्य की विधान परिषदों के सदस्य भी, जो राज्य की विधान परिषद के सदस्य होते हैं, वो भी इस निर्वाचन प्रक्रिया में, इस इलेक्टोरल कॉलेज में शामिल नहीं होते हैं और वो भी राष्ट्रपति के चुनाव के लिए मतदान नहीं कर सकते हैं। तो ये हमने देखा कि कौन कौन लोग राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान कर सकते हैं। तो इस तरह से राष्ट्रपति के चुनाव में समग्र तौर पर 4809 सदस्य हिस्सा लेते हैं। इसमें से 476 सदस्य संसद से होते हैं, लोकसभा से होते हैं, राज्यसभा से होते हैं। लोकसभा से 443 सदस्य होते हैं और राज्यसभा से 233 सदस्य होते हैं। जबकि विधानसभाओं से, राज्य की जो विधानसभाएं हैं, इसके अलावा दिल्ली और पुदुचेरी की जो विधानसभा है, वहां से कुल 4033 सदस्य आते हैं। 2019 से पहले ये संख्या, ये आंकड़ा 4120 के आसपास था। लेकिन 2019 में जम्मू कश्मीर के राज्य के दर्जे को समाप्त कर दिया गया था और जम्मू कश्मीर और लद्दाख को अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया था, जिसके कारण यहाँ की जो कुल विधानसभा सीटें थी 87 ये समाप्त हो गई थी और वर्तमान में ये संख्या 4033 के आसपास है। तो ये तो हुआ कि इलेक्टोरल कॉलेज क्या होता है। अब जान लेते हैं कि भारत में जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है वो किस पद्धति से होता है, उसका क्या मेथड होता है। तो हमने देखा कि राष्ट्रपति के चुनाव में दो तरह के लोग मतदान करते हैं। पहला सांसद और दूसरा विधायक, यानी एमपी और एमएलएज। और इन दोनों का जो मतों का जो मत होता है उनका कुछ मूल्य निर्धारित किया जाता है। हालांकि यहाँ दिलचस्प बात यह है कि दोनों ही लोगों के मतों का मूल्य अलग अलग होता है। यानी एमपीज के मतों का मूल्य अलग होता है और एमएलएज के मतों का मूल्य अलग होता है। और इन मतों का मूल्य निर्धारित करने के लिए संविधान में एक मेथड दिया गया है, एक पद्धति दी गई है, एक फॉर्मूला दिया गया है और हम आगे यही समझेंगे कि किस तरह से इनके मतों का मूल्य निर्धारित किया जाता है। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि विधायकों यानी एमएलएज के मतों का मूल्य किस तरह से निर्धारित किया जाता है। तो एमएलएज के मतों का मूल्य निर्धारित करने के लिए दो कारक सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। पहला कारक है राज्य की जनसंख्या और दूसरा कारक है राज्य में विधायकों की संख्या, यानी राज्य में कितने एमएलएज हैं। अब जो राज्य की जो जनसंख्या है उसके लिए 1971 की जनगणना के आंकड़ों को आधार माना जाता है, यानी इस जनगणना के आंकड़ों का प्रयोग किया जाता है। इसके लिए संविधान में जो मेथड दिया गया है उसके मुताबिक अगर आपको एमएलएज की जो मतों का मूल्य है उससे निकालना है तो आपको राज्य की जो कुल जनसंख्या है यानी टोटल पॉपुलेशन है उसे राज्य में कुल लेजिस्लेटर्स के संख्या से यानी कुल विधायकों की संख्या से डिवाइड करना होगा और इसके बाद इस पूरा जो मूल्य निकल कर आएगा उसे 1/1000 से मल्टीप्लाई करना होगा या फिर 1000 से डिवाइड करना होगा। तो इस तरह से आप राज्य के विधायकों की संख्या को निकाल सकते हैं। अब इसे इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो बड़े राज्य होते हैं उनमें विधायकों के मतों का मूल्य ज्यादा होता है, जबकि जो छोटे राज्य होते हैं उनमें विधायकों के मतों का मूल्य कम होता है। इसके एक एग्जाम्पल से देख सकते हैं। उत्तर प्रदेश के जो विधायकों के मतों का मूल्य है वो 208 है, जबकि सिक्किम के विधायकों का मतों का मूल्य केवल 7 है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की जनसंख्या सिक्किम के मुकाबले काफी ज्यादा है। जो उत्तर प्रदेश के विधायकों का मूल्य है वो अन्य राज्यों की तुलना में सबसे ज्यादा है, जबकि सिक्किम के विधायकों का मूल्य अन्य राज्यों की तुलना में सबसे कम है। तो इस तरह से जो उत्तर प्रदेश के 403 विधायक हैं वो राष्ट्रपति के इलेक्टोरल कॉलेज में कुल 83,824 वोटों का योगदान देंगे, जबकि जो सिक्किम के विधायक हैं, सिक्किम के 32 विधायक हैं, वो राष्ट्रपति के इलेक्टोरल कॉलेज में कुल 224 वोटों का ही योगदान देंगे, क्योंकि एक तो वहां पर विधायकों की संख्या कम है, केवल 32 है, जबकि उत्तर प्रदेश में विधायकों की संख्या 403 है। इसके अलावा
जो सिक्किम के विधायक हैं उनके मतों का मूल्य है वो भी काफ़ी कम है, केवल 7 है। तो इस तरह से इस पूरे इलेक्टोरल कॉलेज में उनका योगदान भी काफ़ी कम रहता है। अब जो अगर हम इसी तरह से अन्य राज्यों के विधायकों का मतों का मूल्य निकालेंगे और उन्हें एक साथ जोड़ेंगे तो समग्र तौर पर ये संख्या हमारे सामने जो निकल कर आएगी। तो इस तरह से ये जो हम निकाल सकते हैं विधायकों के मतों का मूल्य। अब सांसदों के मतों का मूल्य की बात कर लेते हैं, यानी जो मेंबर ऑफ असेंबली होते हैं, सांसद होते हैं, उनके मतों का मूल्य किस तरह से निर्धारित किया जाता है। तो भारतीय संविधान में इस संबंध में संघवाद की अवधारणा का पालन किया गया है, संघवाद के सिद्धांत लागू किए गए हैं। भारतीय संविधान के मुताबिक सांसदों के मतों का कुल मूल्य विधायकों के मतों के कुल मूल्य के बराबर होना चाहिए, यानी सांसदों को विधायकों के बराबर हिस्सेदारी दी गई है, दोनों को बराबर रिप्रेजेंटेशन दिया गया है, बराबर प्रतिनिधित्व दिया गया है। तो इस तरह से अगर हमें सांसदों के मतों का मूल्य निर्धारित करना है तो हमें टोटल वैल्यू ऑफ वोटर्स ऑफ एमएलएज, यानी जो एमएलएज के कुल मतों का मूल्य है उसे एमपीज की टोटल संख्या से, यानी टोटल जो एमपीज हैं उसकी संख्या से डिवाइड करना होगा। तो अगर हम इन दोनों को डिवाइड कर देंगे तो इससे हमें प्राप्त होगा 700। एमपीज के जो टोटल वैल्यू है, उनके मतों का जो मूल्य है वो 700 है। एक एमपी के मत का मूल्य 700 है। तो इस तरह से हमने एमपीज और एमएलएज के मतों का मूल्य किस तरह से निर्धारित किया जाता है इसकी प्रक्रिया देखी। अब देख लेते हैं कि जीत के लिए कितने वोटों की जरूरत होती है, यानी अगर मैं राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना चाहता हूं, राष्ट्रपति बनना चाहता हूं, तो मुझे इसके लिए कितने वोटों की जरूरत होगी। तो भारतीय संविधान में एकल हस्तांतरणीय मतदान प्रणाली का प्रयोग किया गया है। इस प्रणाली के तहत प्रत्येक मतदाता को एक ही मत देने का अधिकार होता है, लेकिन वो मत हस्तांतरणीय होता है, ट्रांसफरेबल होता है, उसे दूसरे जो उम्मीदवार होते हैं उसे ट्रांसफर किया जा सकता है। इस पूरी प्रणाली के तहत सभी जो मतदाता होते हैं वो उम्मीदवारों को वरीयता के क्रम में, वरीयता उनकी प्रेफरेंस के क्रम में रैंक देते हैं और इसके बाद जीत के लिए वैध मतों के कुल मूल्य का आधे से अधिक प्राप्त करना आवश्यक होता है। यानी अगर आपको राष्ट्रपति बनना है तो जो भी वैध मत हैं उनका आधे से अधिक मूल्य आपको प्राप्त करना होगा और इस मूल्य को कोटा कहा जाता है। यानी जीत के लिए आपको कोटा नंबर प्राप्त करना होगा। कोटा को निकालने के लिए एक फॉर्मूला भी होता है। इसके तहत अगर आप टोटल एमपीज और एमएलएज का जो मूल्य है मतों का उसको जोड़ देंगे और उसका एवरेज निकाल लेंगे, यानी उसे 2 से डिवाइड कर देंगे, तो आपको एक नंबर प्राप्त होगा। आपको उस नंबर से ज्यादा वोट प्राप्त करने हैं, यानी उसमें 1 जोड़कर इतने वोट आपको प्राप्त करने हैं। इसको मौजूदा स्थिति में समझ लेते हैं कि वर्तमान समय में ये क्या आंकड़ा है। वर्तमान समय में एमपीज के जो वोटिंग का जो मूल्य है वो है लगभग 5,43,200 और एमएलएज के जो मतों का मूल्य है वो है 5,43,231। अब अगर हम इन दोनों को जोड़ देते हैं तो हमें प्राप्त होता है 10,86,431। इसका एवरेज निकालेंगे, यानी इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 5,43,215 और इसको इसमें अगर 1 जोड़ देंगे क्योंकि हमें इससे ज्यादा प्राप्त करना है तो हमें प्राप्त होगा 5,43,216 और राष्ट्रपति बनने के लिए हमें इतने ही वोटों की जरूरत है। यानी अगर आप राष्ट्रपति बनना चाहते हैं तो आपको लगभग 5,43,216 मतों की जरूरत होगी। अब जो वोटों की गिनती होती है वो राउंड्स में होती है, पहले राउंड में, दूसरे राउंड में, तीसरे राउंड में। पहले राउंड में अगर कोई व्यक्ति जीत नहीं पाता है, यानी कोई व्यक्ति यह आंकड़ा प्राप्त नहीं कर पाता है, तो फिर चुनाव के लिए दूसरे राउंड की तरफ बढ़ा जाता है और पहले राउंड में जो भी व्यक्ति सबसे नीचे स्तर पर रहा था उसको इस प्रक्रिया से बाहर कर दिया जाता है और उसके मतों को अन्य उम्मीदवारों में विभाजित कर दिया जाता है और फिर देखा जाता है कि कौन व्यक्ति ये आंकड़ा है, कोटा का आंकड़ा है, इसे प्राप्त कर सकेगा। हालांकि ये काफी यूनिक स्थिति होती है, ऐसा काफी कम ही देखा जाता है और ऐसा केवल एक ही बार देखा गया है। और 5वें राष्ट्रपति वीवी गिरी केवल एकमात्र ऐसे उम्मीदवार थे जो दूसरे राउंड में चुने गए थे। यानी ये पहले राउंड में जो ये आंकड़ा है इसे प्राप्त करने में असफल रहे थे, फिर दूसरे राउंड में चुनाव गए और दूसरे राउंड में ये विजयी हुए। ये तो हुई राष्ट्रपति की किस तरह से मतगणना की जाती है, कितने वोटों की जरूरत होती है। इसके अलावा यहाँ ये भी जान लेना जरूरी है कि राष्ट्रपति के चुनाव में दल बदल विरोधी कानून लागू नहीं होता है, यानी इसमें एंटी डिफेक्शन कानून लागू नहीं होता है, क्योंकि जो मतदान होते हैं वो सीक्रेट बैलेट के माध्यम से होते हैं, सीक्रेट तरीके से होते हैं। तो जो पार्टी की लाइन होती है, कोई भी व्यक्ति जो इलेक्टोरल कॉलेज में शामिल है वो पार्टी की लाइन से बाहर जाके भी मतदान कर सकता है, क्योंकि उसे किसी को ये बताना नहीं है कि वो कौन से उम्मीदवार को वोट दे रहा है। इसके अलावा जो भारत के 6ठे राष्ट्रपति थे नीलम संजीव रेड्डी, जिन्होंने साल 1977 से साल 1982 तक भारत में राष्ट्रपति के तौर पर अपनी सेवा दी, वो एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति थे जिन्हें निर्विरोध चुना गया था, बिना किसी विरोध के चुना गया था। हालांकि ये भी एक दिलचस्प किस्सा है, उस साल की लगभग 37 उम्मीदवारों ने अपना पर्चा भरा था, लेकिन चुनाव आयोग ने 36 के 36 उम्मीदवारों की जो
पर्चा था उसे कैंसिल कर दिया था, उसे खारिज कर दिया गया था और केवल एक ही उम्मीदवार यानी नीलव संजीव रेड्डी ही इस पूरी प्रक्रिया में बचे थे और इन्हें ही निर्विरोध तरीके से चुन लिया गया था। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग किस्सा था। तो ये तो हुई पूरी प्रक्रिया। अब एक प्रश्न की बात कर लेते हैं। प्रश्न यही राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है और साल 2018 में यूपीएससी के प्रश्न पत्र में भी आया था। प्रश्न है कि भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि प्रत्येक विधानसभा के वोट का मूल्य अलग अलग राज्यों में भिन्न होता है। दूसरा कथन है कि लोकसभा के सांसदों के वोट का मूल्य राज्यसभा के सांसदों के वोट के मूल्य से अधिक होता है। आपको बताना है कि दोनों कथनों में से कौन सा कथन सही है। केवल एक कथन सही है, केवल दो सही है, या दोनों ही कथन सही हैं, या दोनों ही कथन गलत हैं। आप इस पूरे सवाल का जवाब कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। मुझे आशा है कि इस वीडियो के माध्यम से जिन भी बिंदुओं पर चर्चा की गई है वो आपको समझ में आएंगे और अगर आपके प्रश्न पत्र में इससे संबंधित कोई भी सवाल आता है तो आप उसे आसानी से हल कर सकेंगे। धन्यवाद।